हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 3 जल संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8 और 9 का पूरा ज्योग्राफी कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गोल अथवा कुल का निर्माण करते थे? ऑप्शन है उत्तरी मैदान, पश्चिमी हिमालय, तटीय क्षेत्र या फिर पूर्वी हिमालय। करेक्ट ऑप्शन होगा पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुल और कुल दोनों एक ही प्रकार की नहरें थीं जो पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के लिए पानी इकट्ठा करने और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई जाती थीं। पश्चिमी हिमालय में ये नहरें नदियों और झरनों से पानी इकट्ठा करके खेतों तक पहुंचाने के लिए उपयोग की जाती थीं। सिंपल सा याद रखना है कि पश्चिमी हिमालय में ये जो नहरें थी है ना, नदियों और झरनों से पानी इकट्ठा करते थे और उस पानी का फिर खेतों तक पहुंचाने के लिए उपयोग करते थे और फिर वहाँ से इसका प्रयोग सिंचाई के लिए की जाती थी। ठीक है, तो गुल अथवा कुल कुछ नहीं था, बस सिंपल से याद रखना है कि एक नहरों की प्रकार थी, नहरों के नाम थे जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता था और उस पानी को फिर खेतों तक पहुँचाया जाता था सिंचाई के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिलहाल पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल का निर्माण किया जाता था सिंचाई के लिए। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है किससे है? सरदार सरोवर, भाखड़ा नंगल, रिहंद या फिर टिहरी। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सरदार सरोवर। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर से है जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर तथा बाबा आमटे के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध सरदार सरोवर से है जो कि नर्मदा नदी पर बनाई गई थी, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये आंदोलन की शुरुआत 1985 में मेधा पाटेकर और बाबा आमटे के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, क्या आप जानते हैं से सवाल लिया गया था। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान इसमें सम्मिलित है। कह सकते हैं कि सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल है। ठीक है, थोड़ा सा बात करें हम लोग यहाँ पर भाखड़ा नंगल के बारे में, तो भाखड़ा नंगल बांध ये सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित है और ये बांध अब देखेंगे कि तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ज़्यादा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के कारण हम कहेंगे यहाँ पर कि ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वहीं बात करें रिहंद नदी के बारे में, रिहंद परियोजना के बारे में, तो ये रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनाई गई है। कहाँ पर? रिहंद नदी पर। रिहंद नदी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं बात करें टिहरी नदी के बारे में, टिहरी बांध के बारे में, तो ये नदी देखेंगे, टिहरी जो बांध है ना, ये भागीरथी नदी पर बनाई गई हैं। भागीरथी नदी पर बनाई गई हैं टिहरी बांध। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? सवाल है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है, या फिर सवाल ऐसा भी हो सकता है कि विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग लवणीय जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, लवणीय जल।
ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर 90.1%, 94.5%, 97.5% या फिर 95.9%। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा सी ऑप्शन 97.5%। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग आपको आंसर मिल सकता है, कहीं 96.5 भी दिया रहता है, ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा जो मुझे जो मिले हैं आंसर वो 97.5% मिले हैं, तो इसका सही आंसर हम मान के चल रहे हैं सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्ट वाटर जिसे लवणीय जल कहते हैं, जो कि 97.5% है, ठीक है। बाकी जो बचा 2.5% ये फ्रेश वाटर के रूप में है, उसमें से भी अब देखेंगे तो 69.5%, लगभग 70% बर्फ के रूप में है। बाकी 30% आप देखेंगे ग्राउंड वाटर के रूप में। इसमें भी आप देखेंगे तो सरफेस वाटर आप देखेंगे 0.4% रिवर, लेक्स, एटमॉस्फेयर, सोयल मॉइस्चर के रूप में उपस्थित है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो उपयोग वाला जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग वाला जो पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो कितना है, ये 30% के रूप में है, ठीक, जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। 2.5% का भी 30%, ठीक। चलिए अगला सवाल है, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, अर्थात पीने योग्य है ना, ये कितना परसेंट है। ऑप्शन दे रखा है 30%, 15%, 7.2% या फिर 10.5%। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 30%। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से, ये जो ग्राउंड वाटर है ना, ये फ्रेश वाटर तो आपका 2.5% है, उसमें से आप देखेंगे तो आइस जो बर्फ़ के रूप में जमा है वो लगभग 70% है, और 30% देखेंगे ग्राउंड वाटर के रूप में है, जो कि पीने योग्य है, ठीक है। तो इसका 30% बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन होगा मेघालय। याद रखिएगा मेघालय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का चैनल के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन यूजिंग बम्बू, अर्थात बांस के द्वारा सिंचाई जो पद्धति है यहाँ पर मेघालय में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे मेन चैनल, यहाँ से पानी कनेक्टेड करके इस तरीके से करके खेतों तक पहुँचाई जाती हैं, ठीक है। और अंत में फिर देखेंगे तो यहाँ पर जो बहाव इसका होता है अंतिम में जा करके तो 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर ये छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा, ठीक है। तो बांस से ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो सिस्टम है कहाँ पे प्रचलित है, ये मेघालय में प्रचलित है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो आप देखेंगे महानदी पर भी है, सतलज व्यास पर भी है, नर्मदा पर भी है, और लेकिन यमुना नदी पर यहाँ पर देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना अभी तक नहीं बनी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि महानदी पर कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बनाई गई हैं, ठीक है। सतलज पर तो मैंने बता दिया, नर्मदा नदी पर भी तो मैंने बता दिया सरदार सरोवर है, और सतलज नदी पर आप देखेंगे कि वहाँ पर भाखड़ा नंगल बांध है, ठीक है। आप लोग को बताना है कमेंट करके महानदी पर कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है, ठीक है। चलिए हम ही बता देते हैं, हीराकुंड जो परियोजना है इसी महानदी पर बनाई गई है, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर महानदी पर हीराकुंड बांध नामक एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना है ना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन ताज़ा पानी का स्रोत है। ऑप्शन दे रखा है भूतल, अफवाह, वर्षा, भूजल या इनमें से सभी। तो आप देखेंगे भूजल ये ताज़ा पानी का स्रोत है, ठीक है। हो सकता है आपके मन में सवाल आए कि सर इसका आंसर वर्षा होना चाहिए। देखिए ताज़ा पानी का स्रोत नहीं है, शुद्ध जल का ये स्रोत है। ये कह सकते हैं शुद्ध जल जो प्राप्त होता है, अगर अब पूछा जाता कि सबसे शुद्ध जल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। लेकिन पूछ रहा है आपसे ताज़ा पानी का स्रोत कौन सा है, तुम लोग ज़्यादातर भूजल का ही प्रयोग करते हैं ताज़ा पानी के रूप में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो कि NCERT बुक में भी दे रखा है, ठीक है। वर्षा शुद्ध पानी कह सकते हैं कि वर्षा जल जो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। ऑप्शन दे रखा है चंबल, भाखड़ा नंगल, नागार्जुन, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है।
वहीं बात करें चंबल के बारे में, तो चंबल ये जो परियोजना है ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त उद्यम है। ठीक है, याद रखिएगा, चंबल घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त उद्यम है, जो कि 1954 में चंबल नदी पर ये बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक ना। ये चंबल देखेंगे कि ये जो चंबल जो परियोजना है ना, तो इस बार 3 बांध बनाए गए हैं चंबल नदी पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। तो ये 3 का नाम आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने बात किया था भाखड़ा नंगल के बारे में। तो भाखड़ा नंगल परियोजना ये सतलज नदी पर है, जो कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की परियोजना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे एक लाइन याद रखिएगा, ठीक है, कि यह परियोजना अर्थात इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक कार्यों के लिए पानी उपलब्ध कराती है, इसीलिए इसे मरुगंगा भी कहते हैं या फिर राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। तो सवाल आ सकता है कि राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तो ये इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है। ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया था आपका नागार्जुन। आप लोग कमेंट करके बताइए कि नागार्जुन परियोजना ये किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला सवाल है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। ऑप्शन है हीराकुंड, भाखड़ा नंगल बांध, चंबल नदी, है ना, चंबल परियोजना या फिर कोसी परियोजना। करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर कोसी परियोजना। ध्यान दीजिएगा, कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है, जो कि बिहार की एक प्रमुख परियोजना है। ठीक है, बाकी हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा और चंबल ये सभी का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई, मछली पालन, है ना, और पर्यटक जो स्थल होता है वो सब का उद्देश्य रहा है यहाँ पे। लेकिन कोसी नदी का जो प्रमुख जो उद्देश्य था वो था बाढ़ का नियंत्रण करना। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है। बढ़ती जनसंख्या, बिल्कुल सही है। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, बिल्कुल सही है। कृषि आधुनिकीकरण, ये भी सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, ये सभी का प्रभाव पड़ा है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। सवाल है कि किसने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था कि बांध जो है आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और ये इसने कब कही थी ये बातें, उन्होंने भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण के दौरान कहा था। इस वाक्य का प्रयोग किया था कि आधुनिक भारत के मंदिर हैं कौन सा, जो आज के बांध बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। सवाल आपसे हमने पूछा था, है ना, पता नहीं आप लोग कमेंट कर रहे हैं या नहीं, बट सवाल आ चुका है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गंगा, कृष्णा, कावेरी या फिर गोदावरी। सही आंसर होगा इसका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही आंसर होने वाला है इसका कृष्णा नदी। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है ये, तो ध्यान दीजिएगा, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है और यह बांध तेलंगाना के नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के बीच स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये बांध देखेंगे तो तेलंगाना के नलगोंडा जिला और आंध्र प्रदेश का पलनाडु जिला के बीच में ये स्थित है, नागार्जुन सागर बांध। चलिए अगला सवाल है, उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षाल जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। ऑप्शन दे रखा है तमिलनाडु, केरल, गोवा या फिर सिक्किम। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु। ये भी बीपीएससी टीआरई में ये सवाल 2 बार शायद ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। ठीक है, इस पर अगर आप नहीं करते हैं तो हो सकता है पर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, मेघालय या फिर हिमाचल प्रदेश। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेघालय। मेघालय में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है।
ठीक है, एक रोचक तथ्य में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और माउसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या पॉइंट दे रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है रोचक तथ्य में कि मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। सोचिए जरा कि जहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मेघालय में, है ना, वहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि जो मेघालय की राजधानी शिलांग है वहाँ पे वर्षा जल को भी संग्रहण करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, क्यों प्रचलित है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और माउसिनराम जहाँ विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है वहाँ से लगभग ज़्यादा दूर नहीं है ये शिलांग, मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मात्र देखेंगे जहाँ पे विश्व का सबसे अधिक वर्षा हो रहा है माउसिनराम और चेरापूंजी में, वहाँ से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर है शिलांग, है ना। और यहाँ पर शहर पीने के जल की कमी से गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब सोचिए कि माउसिनराम और ये शिलांग से 55 किलोमीटर की दूरी पर है शिलांग, वहाँ पे पानी पीने के लिए गंभीर समस्या से लोग सामना कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर व्यवस्था करना पड़ रहा है छत वर्षा जल संग्रहण। अब सोचिए देखिए, एक ऐसा राज्य जहाँ पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होता है, जहाँ पर वहाँ पर भी वर्षा जल संग्रहण करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये शहर जो है वो पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। कहाँ पर? शिलांग में। घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति छत जल वर्ष संग्रहण व्यवस्था से ही होती है। अब सोचिए जितना मांग है घरेलू जल आवश्यकता के लिए, उसमें से आप देखेंगे तो 15 से 25% तो ये वर्षा जल जो संग्रहण कर रहा है उससे प्राप्त हो रहा है ना। एक दूसरी तरफ देखेंगे कि 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये माउसिनराम और ये जो शिलांग चेरापूंजी है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होने वाला जिला है, स्थान है ना। तो है ना ये रोचक तत्व अपने आप में। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, मेघालय राज्य में विशेषकर पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित माउसिनराम नामक स्थान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। माउसिनराम को अक्सर विश्व का सबसे नम स्थान कहा जाता है, जहां औसत वार्षिक वर्षा लगभग 11,872 मिलीमीटर वर्षा होती है, या फिर 1187 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, इंच में पूछा जाए तो 467 इंच। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती हैं? ऑप्शन है उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पूर्वी राजस्थान या फिर पश्चिमी राजस्थान। इसका आंसर हम पहले ही बता चुके हैं। अगर ध्यान से मेरा लेक्चर सुन रहे होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। सही आंसर है पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से पश्चिमी राजस्थान को पेयजल उपलब्ध होता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जल विद्युत से, पवन ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से या फिर ज्वारीय ऊर्जा से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जल विद्युत से। ध्यान रखिएगा, भारत में जल विद्युत से विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, समाप्य या फिर नवीकरणीय? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नवीकरणीय। क्योंकि नवीकरणीय इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जल क्या एक चक्रीय संसाधन है ना, जिसे देखेंगे कि संघनन होता है जल वाष्प के माध्यम से। इन सब माध्यमों से देखेंगे कि जल चक्र में प्राप्त हो जाता है। एक्चुअली में जल को हम विनाश नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जल को जल का सिर्फ क्या होता है ना, एक रूप बदल जाता है, एक से दूसरे रूप में बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, बस यही कारण है कि हम लोग को कहा जाता है कि पानी को बर्बाद ना करें। ठीक है, तो जल एक नवीकरणीय संसाधन है। आज से कई सौ साल पहले जितना पानी पृथ्वी पर था, आज भी उतना ही पानी आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जल क्या एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को क्या कहा जाता है? टांका, गुल, कुल या फिर बायोक्स? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर टांका। गुल कुल तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक नहर हम लोग देखे थे, एक नहर के प्रकार थी जहाँ पर हम लोग जहाँ पर पानी हम लोग क्या कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे और उस पानी को फिर हम लोग खेतों तक पहुँचा रहे थे सिंचाई करने के लिए। तो ये गुल और कुल था।
ठीक है, जो कि पश्चिमी हिमालय में इसका हम लोग प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये तो गुल और कुल्स होगा नहीं, सही आंसर इसका टांका होगा। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को टांका कहा जाता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। राजस्थान में वर्षा जल को क्या कहते हैं वहाँ पर? पालर पानी। ठीक है, तो सवाल आ सकता है कि पालर पानी किस स्थान पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये राजस्थान में वर्षा जल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बाकी डिटेल्स यहाँ दे रखा है, इसे आप लोग ज़रूर पढ़ सकते हैं। PDF फाइल आप लोग को दिया जाएगा, उसमें आप पढ़िएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल रहेगा, निम्नांकित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? बताना है, निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? भौम जल, सतही जल, वर्षण, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चाहे भौम जल हो, सतही जल हो, वर्षण हो, ये सभी देखेंगे कि क्या है, ये अलवणीय जल का स्रोत है। ठीक है, तो इसमें से कोई इशू नहीं होना चाहिए, आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, जल दुर्लभता का कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता, जल का असमान वितरण, जल संसाधन ना होना, माफ़ कीजिएगा जल संरक्षण का ना होना, या इनमें से सभी। जल स्कैर्सिटी, जल दुर्लभता का कारण क्या है? क्या बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है? बिल्कुल सही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो पानी की भी मांग बढ़ती जा रही है, तो ये सही है। फिर जल का असमान वितरण, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखेंगे कहीं पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है ना। कहीं तो ऐसे लोग भी जहाँ पर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल करके पानी लेकर के आते हैं, है ना। तो जल का असमान वितरण भी जल दुर्लभता का कारण है। और जल संरक्षण हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना। जल संरक्षण का ना होना भी एक कह सकते हैं कि जल दुर्लभता का कारण बना हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तब सभी को पता होगा 3/4, 4 में से 3 भाग अब देखेंगे कि जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। बताना है कि कौन सा जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है, अर्थात जल जो खराब हो रहा है ना उसका गुणवत्ता के पीछे रीजन नहीं है। कौन नहीं है? तो असमान वितरण, औद्योगिक अपशिष्ट, रसायन, या फिर कीटनाशक। आसान सा सवाल दिख रहा है, थोड़ा सा अगर अब पढ़ेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, असमान वितरण। असमान वितरण मतलब कि कहीं पानी की मात्रा ज़्यादा है, कहीं कम है, बिल्कुल कहीं सूखा है ना। तो क्या ये खराब गुणवत्ता का कारण है? नहीं, जल की खराब की गुणवत्ता का कारण है औद्योगिक अपशिष्ट, हम लोग जो बहाते जो तालाबों में नदियों में जो छोड़ दे रहे हैं, है ना। रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, ठीक है। कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सभी देखेंगे कि जल की खराब गुणवत्ता का कारण है, जबकि असमान वितरण का इसमें कोई भी रीजन नहीं है। ठीक है, असमान वितरण से जल की खराब गुणवत्ता नहीं होती। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जल प्रदूषण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जलाशय में तलछट का जमना, औद्योगिक कचरे का निर्वहन करना, जलीय जीवन के बढ़ने में, या फिर जल जनित बीमारियों में। बताना है कि जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण के कारण बताना है कि कौन सी समस्या उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो जलाशय में तलछट का जमना, तो ये इसका रीजन नहीं है। ठीक है, औद्योगिक कचरे का निर्वहन करना, ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, जलीय जीवन के बढ़ने में, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर हो जाएगा जल जनित बीमारियाँ। ठीक है, जल प्रदूषण के कारण जल जनित बीमारियाँ समस्या ये उत्पन्न होती हैं, आपको डी ऑप्शन याद रखनी है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? सवाल है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? ठीक है, प्राचीन भारत की बात हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन दे रखा है गोविंद सागर झील, ठीक है। इसके बाद दे रखा है हीराकुंड, भोपाल झील, डल झील। सही आंसर होगा इसका भोपाल झील। याद रखिएगा, प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है भोपाल झील। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पर कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित डेवर झील,
ठीक है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित ढेबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है। देखिए यहाँ पर बात हो रहा है प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत नहीं होता जिसका आंसर कुछ और होता, लेकिन पूछ रहा है आपसे प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक कौन सी है, तो ये भोपाल झील है। ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है। ठीक है। गोविंद सागर झील एक कृत्रिम झील है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये गोविंद सागर झील है। ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा आपसे है कि प्राचीन भारत का। ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो कृत्रिम झील थी सबसे बड़ी, वो थी भोपाल झील। ठीक है। इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गोविंद सागर झील को रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी बांध है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और सोन नदी की सहायक नदी भी है। वहीं बात करें हीराकुंड के बारे में, तो यह एक बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी नदी पर स्थित है, लेकिन यह एक कृत्रिम झील नहीं है। हीराकुंड जो बांध है वहाँ पे एक झील बनी हुई है, वो एक कृत्रिम झील नहीं है, ये प्राकृतिक झील है। वहीं बात करें भोपाल झील के बारे में, तो भोपाल में एक कृत्रिम झील है, लेकिन इसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील नहीं माना जाता। ये भारत की सबसे बड़ी झील नहीं है, लेकिन हम सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि पूछा है यहाँ पे प्राचीन भारत का। ठीक है, प्राचीन भारत की पूछ रहा है यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी का एक पूरी लाइन लिखी हुई है कि प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भोपाल झील है। ठीक है। आधुनिक भारत के बारे में बात करते हैं, इसका आंसर चेंज हो जाएगा, फिर ये गोविंद सागर झील होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वहीं बात करें डल झील के बारे में, तो यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो डल झील तो होगा नहीं। आप देखेंगे डल झील क्या है, एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, और हीराकुंड भी प्राकृतिक झील है। भोपाल झील जो है आपका कृत्रिम झील है, और गोविंद सागर झील भी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन तो सिर्फ सी होगा, लेकिन अगर सिर्फ पूछा भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील होगा। ठीक है, तो एक थोड़ा सा सवाल पढ़िएगा ध्यान से कि क्या लिखा जा रहा है। प्राचीन भारत होगा लिखा है तो भोपाल झील होगा। सिर्फ पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये गोविंद सागर झील होगा। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं, नहरें, तालाब, कुएं तथा नलकूप, या इनमें से सभी। सवाल है भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से हैं, है ना। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, नहर, तालाब, कुआं तथा नलकूप, उपयुक्त में से सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी। भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, तालाब, कुएं तथा नलकूप, ये सभी हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है, अलवणीय, लवणीय, पृष्ठीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवणीय। ठीक है, ये सबसे शुद्धतम जल होता है वर्षण जल। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती हैं। बताना है यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती हैं। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन, दिल्ली और इटावा। दिल्ली और इटावा के बीच में जो शहर हैं ये सबसे अधिक प्रदूषित होते हैं यमुना नदी से। ठीक है, यमुना नदी दिल्ली और इटावा शहरों के बीच में सबसे अधिक प्रदूषित होती है, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं, उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, फिर हरा ग्रह। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नीला ग्रह। बहुत बड़े क्षेत्रों में अर्थात 3/4 कह सकते हैं कि जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती हैं, सिंचाई के लिए, पानी के भंडारण के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए, या फिर पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, या फिर छतों की सफाई करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है जल सांभर प्रबंधन क्या है, जल सांभर प्रबंधन क्या है। ऑप्शन दे रखा है भौम जल का दक्ष प्रबंधन, बी ऑप्शन में है धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन, ये भी दोनों होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा यहाँ पर ये भी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जल सांभर प्रबंधन क्या है, तो ये भौम जल का दक्ष प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करनी है अच्छी तरीके से, और धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन करना है, ये दोनों सही होगा। ठीक है, भौम जल और धरातलीय जल, ये दोनों का मैनेजमेंट करना अच्छे तरीके से। ठीक है, यही क्या है, जल सांभर प्रबंधन है।
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक प्रयोग किस में किया जाता है? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपयोग में या फिर व्यापार में? करेक्ट ऑप्शन होगा सिंचाई में। याद रखिएगा, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल है, कृष्णा गोदावरी विवाद किन राज्यों के बीच है? सवाल है, कृष्णा गोदावरी विवाद किन राज्यों के बीच में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें से सभी? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में से सभी। ध्यान रखिएगा, कृष्णा गोदावरी विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों के बीच में है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं, से ये सवाल लिया गया था, देखिएगा ध्यान से। क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों के द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई थी। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये जो विवाद है, कृष्णा गोदावरी जो विवाद है, ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के बीच में है। ठीक है, और आगे लिखा है क्रियाकलाप में कि अंतर्राज्यीय जल विवादों की एक सूची तैयार कीजिए। तो लीजिए, हमने आपके लिए सूची तैयार कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं अंतर्राज्यीय जल विवादों की सूची यहाँ दिया हुआ है। कावेरी तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। कृष्णा ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। रावी ब्यास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में। इस तरह के सारे नदियों के बारे में दे रखा है कि कौन सी जो नदी है वो किन राज्यों के बीच में विवाद बना हुआ है। ठीक है, तो ये विवादों की सूची यहाँ पर दी गई है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये थे महत्वपूर्ण आपका 32 प्रश्न। इसके अलावा यहाँ पर एक हमने ले लिया है, रिक्त स्थानों को भरें, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला दिया हुआ है कि टिहरी बांध का निर्माण नदी पर हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि टिहरी बांध का निर्माण कहाँ पे हुआ है। तो आप देखेंगे कि टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। ठीक है, तो ये भागीरथी नदी होगा, भागीरथी। सेकेंड में पूछा गया है हीराकुंड बांध पर है। तो हीराकुंड बांध आप देखेंगे कि महानदी पर है। तीसरा सवाल है भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण नदी पर हुआ है। तो आप देखेंगे कि भाखड़ा नंगल बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। सतलज या सतलुज जो कहें आप। ठीक है, इसके आगे दिया हुआ है सरदार सरोवर परियोजना नदी संबंधित है। किससे संबंधित है ये? तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है ना, नर्मदा नदी से संबंधित है। पांचों में दे रखा है भारत में सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं। तो भारत में जो मुख्य साधन है वो देखेंगे कि जल है ना, माफ़ कीजिएगा, सिंचाई वगैरह नलकूप है ना, तो और एक क्या था, नहर तालाब था। तो ये सभी था यहाँ पर। तो मुख्य कह सकते हैं यहाँ पर 3 साधन हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 साधन हैं। और महानदी ये कहाँ पर है ये? तो ये महानदी उड़ीसा से होकर गुजरती हैं, उड़ीसा से होकर गुजरती हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।